अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले CTET का साइकोलॉजी इस सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे पहले शुरू स्टार्टिंग में कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो ये वर्ड है ग्रीक जबान के, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलके बना है। तो दो वर्ड थे, साइकी और लॉगस। साइकी और लॉगस ये दोनों वर्ड से मिलके बना है साइकोलॉजी। तो साइकी का मतलब है माइंड या सोल। साइकी यानी रूह या दिमाग या माइंड कहते हैं। साइकी का मतलब सोल। और लॉगस यानी टू स्टडी, यानी कि मुताला करना, स्टडी करना। साइकी यानी सोल, लॉगस यानी टू स्टडी। तो ये दोनों से मिलके बना है साइकोलॉजी और ये ग्रीक वर्ड से बना है। अब साइकोलॉजी की बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दिए। सबसे पहले जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन जिसने पेश किया वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले डेफिनेशन देने की वजह से एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? एरिस्टोटल या अरस्तु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। सोल यानी रूह। एरिस्टोटल के मुताबिक साइकोलॉजी क्या है? रूह की स्टडी करना, सोल की स्टडी करना, उसके बारे में मालूमात लेना, वो है साइकोलॉजी। और उसके साथ प्लेटो ने भी यही कहा था, एग्री किया था कि हाँ, स्टडी ऑफ सोल यानी कि साइकोलॉजी। लेकिन बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सोल को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो हम उसको कैसे, उसके बारे में मालूमात कैसे हासिल करेंगे बोल के से रिजेक्ट कर दिया गया। देन उसके बाद जॉन लॉक नाम के एक पर्सन ने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या है? माइंड की स्टडी। लेकिन बाद में फिर उसे भी रिजेक्ट किया गया, क्योंकि माइंड को भी इजीली देख नहीं सकते है ना। माइंड के ऊपर भी इजीली स्टडी करना आसान थोड़ी है। माइंड के ऊपर स्टडी करना, माइंड को इजीली हम देख नहीं सकते ना, इजीली हम टच नहीं कर सकते। इसलिए जॉन लॉक की डेफिनेशन जो उसने बोला कि स्टडी ऑफ माइंड यानी साइकोलॉजी, उसे भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद एडवर्ड ब्रेडफोर्ड नाम के एक पर्सन ने कहा कि साइकोलॉजी इज अ कॉन्शियसनेस। लेकिन बाद में कॉन्शियसनेस मीन्स कि शऊर, उर्दू में बोलते थे शऊर, तो बाद में इसे भी रिजेक्ट किया गया। और फाइनली बाद में MS डोगल ने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी करना है। बिहेवियर यानी बर्ताव। और फाइनली अब लोग इसे मानते हैं, और अभी तक लोग साइकोलॉजी को यही मानते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और MS डोगल की जो डेफिनेशन है उसे एक्सेप्ट किया गया सबने। तो पहले अरिस्टोटल ने कहा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रूह, स्टडी ऑफ सोल, इसे रिजेक्ट किया गया क्योंकि देख नहीं सकते। जॉन लॉक की डेफिनेशन को भी रिजेक्ट किया गया। और इसी तरह एडवर्ड ब्रेडफोर्ड की भी डेफिनेशन जो उसने कहा कि कॉन्शियसनेस है, उसे भी रिजेक्ट किया गया। फाइनली बिहेवियर पे सब लोग एग्री हुए। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस पर एक पर्सन जिसका नाम है वुडवर्थ, साइकोलॉजी की जो इतनी सारी डेफिनेशन था इस पे वुडवर्थ ने कहा। और ये सेंटेंस आ भी सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा था। तो सेंटेंस है फर्स्ट, इसने जो सेंटेंस कहा वो ये है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट सोल, देन लॉस्ट माइंड, देन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, स्टिल इट हैज बिहेवियर। यानी कि साइकोलॉजी ने पहले सोल या रूह को छोड़ा, फिर माइंड को छोड़ा, फिर कॉन्शियसनेस को छोड़ा। अभी साइकोलॉजी जो है बर्ताव या बिहेवियर है। तो ये सेंटेंस है, ये वुडवर्थ ने दिया गया। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कि जॉन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, ये किसने कहा? तो ये जॉन लॉक ने कहा। साइकोलॉजी इज द कॉन्शियसनेस, तो ये किसने कहा? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। और साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये किसने कहा? तो ये MS डोगल। तो ये था साइकोलॉजी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में। तो पहले जो इंटेलिजेंस है ये है जहानत। इंटेलिजेंस यानी कि जहानत को बोलते हैं हम इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस ये जो वर्ड है ये लैटिन जुबान के वर्ड से बना है। वो दो वर्ड थे, इंटेलिजर और इंटेलिजेंशिया। ये दो जो है लैटिन जुबान के वर्ड है। तो इन दोनों वर्ड से मिलके बना है, मतलब इन दोनों वर्ड से ही बना है इंटेलिजेंस, जो जिसे हम बोलते हैं जहानत। तो इंटेलिजेंस जो है उसके भी बहुत सारे लोगों ने इंटेलिजेंस के थ्योरीज पेश किए। तो सबसे पहले जो पर्सन जिसने इंटेलिजेंस के ऊपर अपनी थ्योरी पेश की वो है अल्फ्रेड बेनेट। अल्फ्रेड बेनेट ने जो है इंटेलिजेंस पे जो थ्योरी उसने पेश की थी वो थी 1905।
1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस के ऊपर अपनी थ्योरी पेश की। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने थ्योरी पेश की थी इंटेलिजेंस की, इसलिए अल्फ्रेड बिनेट को बोला जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस। फादर ऑफ इंटेलिजेंस अल्फ्रेड बिनेट को बोला जाता। और जो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है, ये मेंटल एज ये टर्म जो है, ये सबसे पहले जो है ये टर्म जिसने यूज किया वो भी अल्फ्रेड बिनेट था। अल्फ्रेड बिनेट ने ही सबसे पहले मेंटल एज के टर्म को यूज किया और फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस की थ्योरी पेश करने की वजह से अल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। अल्फ्रेड बिनेट ने अपनी थ्योरी 1905 में पेश की और मेंटल एज ये टर्म सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने यूज किया। तो बेसिकली अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी क्या थी? अल्फ्रेड बिनेट ने जो बच्चे मतलब 5 साल की उम्र मतलब जो बच्चे 5 साल के हो गए हैं, ये 5 साल या 5 साल से बड़े जो बच्चे, उनके लिए एक सवालनामा या क्वेश्चनरी सेट की थी। जैसे जिसमें 5 क्वेश्चन रहते थे। अब कोई 7 क्लास का बच्चा है, एक बच्चा है जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अब उसने जो अल्फ्रेड बिनेट ने 7th क्लास के बच्चे के लिए जो 5 क्वेश्चन का सेट तैयार किया था। तो अगर वो बच्चा वो 5 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर देता है, उसके सही जवाब देता है, तो मतलब कि वो बच्चे की जो मेंटल एज है, ज़हनी उम्र है, वो 7 क्लास के बच्चे के हिसाब से बराबर है। लेकिन वो बच्चा अगर 7 क्लास के 5 क्वेश्चन बराबर सॉल्व करता और 8 क्लास के बच्चों का जो क्वेश्चन है उसमें के भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करता, तो उसके हिसाब से अल्फ्रेड बिनेट के हिसाब से उस बच्चे की जो मेंटल एज है वो 7 क्लास के बच्चों के से ज्यादा है उसकी मेंटल एज। जैसे कि अगर 10 क्लास का बच्चा अगर अपने जो 5 क्वेश्चन सेट किए हुए उसके, तो वो क्वेश्चन के आंसर बराबर नहीं देता, तो उसकी मेंटल एज जो है अपनी एज के हिसाब से कम है। और अगर वो अपनी एज के हिसाब से पूरे क्वेश्चन के आंसर देता तो उसकी मेंटल एज उसकी एज के हिसाब से बराबर है। तो ये था इसका, अल्फ्रेड बिनेट ने 5 क्वेश्चन का सेट बनाया था हर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए। और वो बच्चा अपने एज ग्रुप का अगर क्वेश्चन के सही आंसर देता तो मतलब वो अपने ग्रुप में है, एज ग्रुप के हिसाब से उसकी मेंटल एज है। मेंटल एज का टर्म भी अल्फ्रेड बिनेट ने यूज किया, लेकिन अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर लिया गया। उसकी वजह क्या थी? अल्फ्रेड बिनेट का मानना था कि कोई पर्सन अगर किसी एक काम में अच्छा है तो वह हर काम भी अच्छे से कर सकता था। यानी कि अल्फ्रेड बिनेट का मानना था कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिनेट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एबिलिटी। उसने माना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी, यानी कि अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो मतलब वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा होगा। लेकिन बाद में लोगों ने भी ये उस पर उठाया कि सवाल कि हर सब्जेक्ट में तो कोई बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो इंग्लिश में उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा रहता, एक में वीक रहता। अब अल्फ्रेड बिनेट का मानना था कि मतलब कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, मतलब वो सारे भी काम वही उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से, उसी एबिलिटी से कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कोई सिंगिंग जितने अच्छे से कर सकता, जरूरी नहीं उसकी राइटिंग भी उतनी अच्छी होगी, है ना, है कि नहीं। वो बातचीत उतनी अच्छी से कर सकता है ना। तो किसी में कुछ चीजें एबिलिटी अच्छी रहती, ज्यादा रहती, कुछ कम रहती। लेकिन अल्फ्रेड बिनेट का क्या मानना था कि सिंगल एबिलिटी है इंटेलिजेंस। तो यहीं पे उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर लिया गया, अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी को। लेकिन अल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है और मेंटल एज ये टर्म भी सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने यूज किया था। और अल्फ्रेड बिनेट के साथ एक और पर्सन था जो था साइमन। तो साइमन भी जो एक पर्सन है वो उसने भी अल्फ्रेड बिनेट के साथ काम किया। तो इस थ्योरी को बिनेट या साइमन थ्योरी भी बोलते हैं। और अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी को कहा जाता है, इंटेलिजेंस थ्योरी को, यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर ये इस पे कहा जाता है क्योंकि अल्फ्रेड बिनेट का मानना क्या था कि इंटेलिजेंस सिंगल एबिलिटी है ना, सिर्फ सिंगल एबिलिटी, एक ही चीज अच्छी है तो मतलब सब चीजें अच्छी है, ऐसा मानता था वो। तो इसलिए अल्फ्रेड बिनेट की इंटेलिजेंस थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर वन फैक्टर थ्योरी या मोनोफैक्टर थ्योरी कहा जाता है। तो अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी में था, अल्फ्रेड बिनेट फादर ऑफ इंटेलिजेंस है। मेंटल एज ये टर्म सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने यूज किया। और साइमन नाम का एक पर्सन था, वो भी अल्फ्रेड बिनेट के साथ मिलकर काम किया और 1905 में इन्होंने थ्योरी पेश की। और अल्फ्रेड बिनेट का मानना था इंटेलिजेंस ये सिंगल एबिलिटी है, इसलिए उसकी थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या मोनोफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम देखेंगे
अभी हमने क्या देखा, वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड बेनेट ने पेश की थी। अल्फ्रेड बेनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी पेश की थी और उसे फादर ऑफ इंटेलिजेंस या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो पेश की थी वो थी चार्ल्स स्पेरमैन ने। चार्ल्स स्पेरमैन इस पर्सन ने टू फैक्टर थ्योरी पेश की 1905 में। तो ये सेकंड थ्योरी इंटेलिजेंस की। अब जो चार्ल्स स्पेरमैन है ये एक ब्रिटिश आर्मी मैन था जो कि इंजीनियरिंग विंग में काम करता था। चार्ल्स स्पेरमैन ये एक ब्रिटिश आर्मी मैन था जो कि इंजीनियरिंग विंग में काम करता था, लेकिन बाद में उसने अपनी वो जॉब छोड़ दी क्योंकि उसे एक साइकोलॉजिस्ट बनना था। तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने टू फैक्टर थ्योरी पेश की। तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट का, जैसे कि अल्फ्रेड बेनेट ने कहा था कि इंटेलिजेंस सिंगल एबिलिटी है, तो अब चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस जो है ये टू फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर है? टू फैक्टर। एक रहता जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा, इंटेलिजेंस के टू फैक्टर रहते हैं, एक है जी फैक्टर और एक है एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेशल फैक्टर। जी यानी जनरल, एस यानी स्पेसिफिक यानी कुछ खास, और जनरल यानी कि आम और खास। ऐसा चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने कहा। तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने जो फैक्टर के बारे में कहा, सबसे पहले फैक्टर के बारे में चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने ही कहा था, तो इसलिए इस चार्ल्स एक्सपेरिमेंट को फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस? चार्ल्स एक्सपेरिमेंट इज द फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि फैक्टर के बारे में सबसे पहले चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने कहा। तो उसने दो फैक्टर कहा। अब ये दो फैक्टर के बारे में क्या रहता कि अब कोई पर्सन है, अब उसके अंदर जो जी फैक्टर है ये सब में कॉमन रहते, मतलब कि राइटिंग, रीडिंग सब कर सकते, सिंगिंग, डांसिंग ये सब हर कोई कर सकता है ये। लेकिन अगर हम बोले सिंगिंग, ये हर कोई सिंगिंग कर सकता, गाना तो हर कोई गा सकता है ना। तो ये सबके इसमें जनरल है, कॉमन है। जनरल यानी कॉमन फैक्टर्स, गाना हर कोई गा सकता। लेकिन किसी एक पर्सन के लिए क्या रहता, वो स्पेसिफिक फैक्टर है तो उसका कि वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से गाना गा सकते हैं ना। जैसे कि गाना हर कोई गा सकता, तो सबके लिए जी फैक्टर है ना। लेकिन अगर हम आतिफ असलम की बात करें तो उसके लिए क्या बन गया, ये एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर हो गया उसके लिए कि सिंगिंग उसके लिए स्पेशल है ना, वो एबिलिटी उसके अंदर अच्छी ग्रोथ हुई। तो अगर हमारे इसमें कैसा जनरल फैक्टर यानी सब में कॉमन रहते, रीडिंग, राइटिंग वो सब हर कोई करता, लेकिन कोई चीज कोई इंसान बहुत खास करता तो वो उसके पास स्पेशल रहता। तो इस चार्ल्स एक्सपेरिमेंट का क्या कहना था, जनरल फैक्टर सब में कॉमन रहते, लेकिन कोई एक फैक्टर ना उस पर अगर इंसान वर्क करा, थोड़ा वर्कआउट करा, तो वो फैक्टर उसका स्पेशल बन जाता, स्पेसिफिक बन जाता, दूसरों से अलग। तो वैसे आप स्पोर्ट्स सब खेल सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन स्पोर्ट में बहुत अच्छे से खेल सकता है कि नहीं। तो अगर हम में जी फैक्टर, हमारे जनरल फैक्टर हमारे अच्छे होंगे है ना, तो हम उस पर थोड़ा ग्रोथ कर सकते हैं ना, तो उस पर थोड़ा वर्कआउट करके हम अपने एस फैक्टर को अच्छा बना सकते हैं। तो वैसे जी फैक्टर सब में कॉमन रहते, लेकिन एस फैक्टर जो है सब में खास रहता, कुछ जो दूसरों से अलग बनाता हमको। वैसे जैसे कि राइटिंग तो सब कर सकते, लेकिन कोई एक स्टूडेंट ऐसा रहता जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी रहती, तो वो उसके लिए एस फैक्टर रहता। तो वैसे ही चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने कहा कि इंसानों में दो फैक्टर रहते, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर सब में कॉमन रहता, लेकिन एस फैक्टर जो रहता ये कॉमन नहीं रहता, कोई एक चीज इंसान को दूसरों से अलग बनाती है ना, तो वो रहता एक्स फैक्टर जो दूसरों से अलग बनाता। तो ये थी चार्ल्स एक्सपेरिमेंट की टू फैक्टर थ्योरी जो उसने 1905 में पेश किया। और चार्ल्स एक्सपेरिमेंट एक ब्रिटिश आर्मी मैन था, उसने सबसे पहले फैक्टर के बारे में मालूमात दी, इसलिए उसे फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। उसके थे जी फैक्टर और एस फैक्टर, और जी फैक्टर सब में कॉमन रहता, लेकिन एस फैक्टर लोगों को उससे अलग बढ़ाता। तो आज हमने, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक सब फिनिश होता है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी ये साइकी प्लस लॉगस, दो वर्ड्स शॉर्ट में पूरा देख लेंगे। साइकी प्लस लॉगस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से साइकोलॉजी। उसकी पहली थ्योरी थी एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ने कहा था इज द स्टडी ऑफ सोल, लेकिन बाद में इसे रिजेक्ट किया गया और एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। देन उसके बाद एरिस्टोटल के बाद सेकंड जो पर्सन था वो था जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन बाद में उसे भी रिजेक्ट किया गया।
उसके बाद एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने कहा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन उसे भी रिजेक्ट किया गया। तो लास्ट में जो एमएस डोगल की डेफिनेशन थी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसे एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद हमने देखे यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये पेश की थी अल्फ्रेड बेनेट ने 1905 में। उसने 5 क्वेश्चन का एक सेट बनाया था जो बच्चे 5 साल की उम्र से पार कर चुके हैं तो उनके लिए। तो उस पे और मेंटल एबिलिटी का ये टर्म सबसे पहले अल्फ्रेड बेनेट ने यूज किया। इससे अल्फ्रेड बेनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, क्योंकि उसने बच्चों को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया था, उसमें 5 क्वेश्चन थे और जो बच्चा अपनी एज के हिसाब से जो क्वेश्चन है पूरे सॉल्व किया तो वो अपनी एज के हिसाब से उसकी मेंटल एज है ऐसा। और उसकी थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसका मानना था कि यूनि एबिलिटी यानी सिंगल एबिलिटी को मानना था उसका कि कोई पर्सन एक चीज अच्छी है तो वो दुनिया के सारे काम भी उसी तरीके से कर सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा तो हर सब्जेक्ट में अच्छा हो, कोई सिंगिंग में अच्छा है तो ड्राइंग में भी उतना ही अच्छा है ना, दूसरे काम भी इतने अच्छे से नहीं कर सकता। तो वहीं पे उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। देन हम देखे 2 फैक्टर थ्योरी जो पेश की चार्ल्स स्पेरमैन ने 1905 में। फैक्टर सबसे पहले टर्म इन्होंने यूज किए, इसलिए उन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहा जाता। इनके 2 फैक्टर जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी जेंडर फैक्टर जो कि सब में कॉमन रहते हैं और एस फैक्टर ये स्पेसिफिक फैक्टर जो कि लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने आज 2 थ्योरीज देखे इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट टाइम हम इंटेलिजेंस पे और भी थ्योरी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।